morning, dear students. Today we are going to start our second unit and the first chapter, Principle of Inheritance and Variation. This is the most important unit of our syllabus and most important chapter of our syllabus. टोटली ये जो चैप्टर है ये लॉजिक्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स पे बेस्ड है. अगर हमने इसके लॉजिक्स को समझ लिया, इनकी वर्डिंग्स को समझ लिया, इनकी टर्मिनोलॉजीज को समझ लिया तो स्पेशली ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान हो जाने वाला है. तो हम फोकस इस बात पे करेंगे कि आखिर ये जो वर्ड्स हैं या डिफरेंट काइंड के जो टर्म्स यूज किए जा रहे हैं उसका मतलब क्या है. हम पहले उनको क्लियर करेंगे. एकदम बेसिक से स्टार्ट करके हम चलेंगे. हम 10th स्टैंडर्ड से लेकर और 12th स्टैंडर्ड तक का हम सफर तय करने वाले हैं. स्पेशली अगर हम बात करें प्रिंसिपल का मतलब सबको पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इस चैप्टर में कंसीडर होने वाला है. सीधे सीधे अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक्स. द जेनेटिक्स वर्ड कम्स फ्रॉम वर्ड जेनेसिस विच मीन्स टू जनरेट. कुछ बन रहा है, ठीक है, कुछ बन रहा है. और बन क्या रहा है, जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो हमारे फादर हैं, उनका कुछ कैरेक्टर, मदर का कुछ कैरेक्टर, हो सकता है दादाजी का कुछ कैरेक्टर हमारे अंदर दिख जाता है. तो लोग कहते हैं ना कि पापा पे गया है, मम्मी पे गया है. तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो यही, टोटली वो कॉन्सेप्ट यहीं से आया हुआ है कि कुछ बन रहा है. और कहां से बन रहा है, पीछे से आगे की तरफ बन रहा है. दिस इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स. वी कैन से द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ठीक है, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो वेरिएशन और इनहेरिटेंस के साथ डीलिंग करती है उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं. और जो जेनेटिक्स टर्म है वो बैटेसन ने दिया था. ये नाम आपको याद रखना है. जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था, बैटेसन ने दिया था. अब आते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस. प्रोसेस ऑफ विच ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स. अब फिर से आ गया, ट्रेट्स का मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टर्स का मतलब क्या है. तो हम लंबे हैं, छोटे हैं, फेयर हैं, डार्क हैं, हमारे हेयर हेयर स्ट्रेट है, ब्लॉन्ड है. मतलब ये ओवरऑल अगर हम डिफरेंट काइंड के हम अगर देखें, ये जो अलग अलग तरीके का शेप दिख रहा है, ये सब क्या है, कैरेक्टर्स हैं. और ट्रेट स्पेशली जैसे हमने बोला हाइट, तो एक कैरेक्टर हो गया. और ट्रेट क्या हो गया, टॉल हो गया या ड्वार्फ हो गया, एक ट्रेट हो गया. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. कैरेक्टर्स कोई हाइट अगर देखा जाए, कलर हो गया, हाइट हो गया, कैरेक्टर्स हो गए. बट अगर हमने बात करी कि कोई टॉल है, कोई ड्वार्फ है, कोई फेयर है, कोई डार्क है, तो ये उसके ट्रेट्स हो गए. तो प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पास थ्रू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. फिर से वही बात, मम्मी पापा से बच्चों में मिला, बच्चों ने नेक्स्ट जनरेशन को पास किया. ऐसे ऑफ स्प्रिंग और प्रोजेनिज में वो कैरेक्टर्स पास होते चले जा रहे. इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. नाउ कम टू वेरिएशन. अब ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम बिल्कुल अपने मम्मी पापा की फोटो कॉपी हो, ये तो है नहीं. वो वर्ड अगर आपको याद हो तो क्लास 10th में आपने पढ़ा था क्लोन्स. तो हम क्लोन तो है नहीं, हमारे अंदर कुछ अलग चीजें भी हैं. और दो भाई, जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर हम समझे तो हम दो भाई हैं, मान लो दो भाई हैं. तो एक क्या है, एक की हाइट अच्छी खासी है, दूसरा थोड़ा सा छोटा है. दोनों बराबर क्यों नहीं हुए. या फिर पापा की हाइट बहुत अच्छी है, आपकी हाइट नहीं हुई, ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ वेरिएशन. तो ये जो डिफरेंस है अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ स्प्रिंग्स, जैसे दो भाई के बीच में हो गया, या फिर मदर या फादर और पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग्स के बीच में जो वेरिएशन, जो चेंजेज, जो हम डिफरेंसेस नोटिस करते हैं, इसे ही हम बोलते हैं वेरिएशन. तो इतना क्लियर हो गया. नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अब नीट के लिए जाना है तो आपको छोटी सी छोटी चीज को ध्यान रखना पड़ेगा. और वो छोटी सी छोटी चीज यही सब है. इनको आपको, ये जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, हम क्या करते हैं, इसको बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं. अरे आएगा एग्जाम देख लेंगे. नहीं, ऐसा नहीं करना, हमको साथ में लेके सब कुछ चलना है. तो फादर ऑफ जेनेटिक्स एज वी नो, क्लास 10th में भी हमने पढ़ा था, ग्रेगर जॉन मेंडल. एंड फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही बैटेसन. फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स
मॉर्गन एंड फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स और बायोकेमिकल जेनेटिक्स सेम चीज है। ह्यूमन जेनेटिक्स मतलब हमारी जेनेटिक्स की इन्होंने स्टडी करी थी। एक गडार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो फर्स्ट मेटाबॉलिक डिजीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वाली जो डिजीज है एल्केप्टोनेरिया, जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं आगे, इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसकी स्टडी सबसे पहले फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की स्टडी इन्होंने करी थी, ए गेरार्ड। यहाँ पे हम इसको मेंशन कर लेते हैं, जो एल्केप्टोन्यूरिया जो डिजीज है, फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी स्टडी सबसे पहले ए गेरार्ड ने करी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई जो हमको चैप्टर की स्टार्टिंग में हमको समझनी पड़ती है। बाकी अब इसके बाद हम अभी टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजी के बाद हम मेंडल्स वर्क को देखने वाले हैं। क्या क्या फैक्ट्स थे मेंडल वर्क्स में, क्या क्या फैक्ट्स थे, पी प्लांट को उन्होंने क्यों सेलेक्ट करा, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको मैं साइड में होता हूं, आप नोट कर लो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको कुछ टर्म्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक टर्म्स बार बार रिपीट होने वाले हैं और हम जितने टॉपिक्स कवर करेंगे टर्म्स उतनी बार आने वाले हैं। तो अगर हम इनको पहले ही कवर कर लेते हैं तो आगे चल के थोड़ा सा ईज मिल जाएगा, हम आसानी से टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स की बात करें। अच्छा, ये 1 मार्क्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये कहीं आएंगे, ये 1 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपके जब 1 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, या फिर आप जब नीट के लिए जाओगे तो वहां पे ये सब टॉपिक्स कवर किए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब छोटी छोटे पॉइंट्स हैं बट इंपॉर्टेंस इनका शायद इस चैप्टर के अंदर जो चीजें आने वाली उनसे ज्यादा मैं देता हूं कि क्योंकि ये बेसिक्स हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करें फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स आर नथिंग। एक बात तब की है जब सर जीजे मेंडल काम कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने देखा कि कुछ चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रांसफर, ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी, वहां पे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उसको उन्होंने जीन, अब तो जीन की डिस्कवरी हुई नहीं थी, जीन की डिस्कवरी तो हमारे सर मॉर्गन ने किया था, तो तब तक जीन्स के बारे में कोई भी चीजें पता नहीं थी। तो उन्होंने सिंपली क्या बताया कि ये फैक्टर्स हैं और फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स। तो सिंपली दे आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अफियरेंस ऑफ डिफरेंट और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स ये वो फैक्टर्स, वो छोटी सी चीज है जिसकी वजह से पेरेंट्स टू प्रोजेनी जो कैरेक्टर्स हैं, ट्रेड्स हैं, वो ट्रांसफर हो रहे हैं और उनके बीच सिमिलरिटी या डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो ये सिंपली जीजे मेंडल ने फैक्टर टर्म दिया था जो कि सिमिलर हैं जीन्स के। अभी आप ये समझ लो कि जीन्स ही हैं, क्योंकि वो जीन उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था। जीन की डिस्कवरी का क्रेडिट थॉमस हेनरी मॉर्गन यानी टीएच मॉर्गन को जाता है। तो उन्होंने जीन को डिस्कवर किया था, हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। और अभी मॉर्गन का नाम पीछे आया भी था एक्सपेरिमेंटल, जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे थॉमस हेनरी मॉर्गन का, टीएच मॉर्गन का नाम आता है, बहुत जगह आएगा। तो ये फैक्टर्स हो गए। अब वही जो कैपिटल स्मॉल हम लोग अभी लिखने वाले हैं वही है और कुछ नहीं। नाउ कम टू एलिल्स। ये भी बहुत ज्यादा परेशान करता है, एलिल्स हम बार बार भूल जाते हैं, तो उसको याद रखने का सिंपल सा तरीका जान लो आप। मान लो कि एक पेरेंट का जाइगोट है, ठीक है, एक पेरेंट का जाइगोट है, एक जाइगोट है जिस एक पेरेंट, मान लो फादर है, फादर का जाइगोट है। अब उस फादर के जाइगोट में हमको एक जीन है और दूसरा एक, 2 जीन दिखे। तो दीज आर डिफरेंट और सेम और अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। ये जीन्स हैं विच आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ अ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब बहुत डिफिकल्ट है लेकिन हम आसान करते हैं इसको। एक जीन ए रहा, दूसरा जीन ये रहा, ठीक है, एक जीन ए, दूसरा, यही हमारा क्या है, एलील्स है। सॉरी, यही हमारा क्या है, एलील। एक एलील हो गया, दूसरा एलील। अब ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब अल्टरनेट करके कैपिटल स्मॉल, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल
होमोलॉगस क्रोमोसोम, अब इसका मैं ह्यूमन का एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूं। आपको पता है अगर ये देखो तो दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट ऑफ द प्लांट एंड दिस विल प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम नंबर ऑफ 4, क्रोमोजोम नंबर 4 पे प्रेजेंट होता है। तो ये क्रोमोजोम नंबर 4 पे ड्वार्फ के भी जीन प्रेजेंट है और टॉलनेस के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल है जीन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे एक एक्स हो गया और यहाँ पे वाई, मेल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेम क्रोमोजोम प्रेजेंट ऑन सेम लोकस, एक ही जगह प्रेजेंट है ऑन होमोलॉगस क्रोमोजोम, मतलब जो एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। होमोलॉगस क्रोमोजोम सेम लोकस, लोकस का मतलब होता है प्लेस, एक ही जगह पे प्रेजेंट है। जैसे कि ये अगर हम बात करें तो ये, ठीक, तो दैट्स इट। आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। आपको याद होगा तो रिप्रोडक्शन में आप लोग जानते हो कि एक मदर से ट्रांसफर होता है, फादर से ट्रांसफर होता है, दोनों की पेयरिंग होती है। तो वही चीज है, उतना ज्यादा अभी हम डिटेल में नहीं जाने वाले हैं क्योंकि आगे आएगा। भी हम बस टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर लेते हैं। नाउ होमोजाइगस, अच्छा एलिस टॉम्स बैटसन ने दिया था तो ये नाम आपको याद रखना है। होमोजाइगस आते हैं, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस मींस एक जाइगोट है, एक जाइगोट मान लेते हैं कि एक जाइगोट है और इसके अंदर क्या है, 2 एलील्स प्रेजेंट है। ये दूसरा जाइगोट है, इसके अंदर ये 2 एलील्स प्रेजेंट है, ठीक। ये पर्टिकुलर टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें आप ध्यान से देखो कि दोनों एलील्स एक जैसे हैं, ए बी कैपिटल है, ए बी कैपिटल है, ए बी स्मॉल है, ए बी स्मॉल है, एक जैसे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ। इफ द बोथ एलील्स, एलील्स या नाम से समझो, होमो मतलब होता है सिमिलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो? सिमिलर। जाइगोस, जाइगोट बोल लो या फिर यहां पे समझने के लिए गैमीट, सिमिलर गैमीट्स हैं, क्योंकि अभी आगे चल के हम इसमें गैमीट बनाएंगे ना, तो इसमें 2 गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी। तो दोनों के दोनों एलील्स और गैमीट्स क्या हैं? सिमिलर है। इफ द बोथ गैमीट्स और एलील्स आर सिमिलर देन इट इज कॉल्ड एज homozygous and this term was given by Bateson। इसमें भी देखो आप, इसमें भी एक स्मॉल टी और दूसरा भी स्मॉल टी, तो दोनों के दोनों सेम हैं। दैट्स वाई दे आर होमोजाइगस, बोथ आर होमोजाइगस। क्लियर? नाउ कम टू हेट्रोजाइगस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरो? दिस वन स्टैंड्स फॉर डिफरेंट एंड जाइगस वापस से जाइगोट गैमीट आप लिख लो समझने के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट गैमेट्स। अब वापस से वही चीज, मान लो एक कैपिटल और दूसरा इसका अल्टरनेटिव स्मॉल। अब ये तो टॉलनेस के लिए है और ये ड्वार्फनेस के लिए भी हमने देखा, ठीक है। नहीं कैपिटल स्मॉल समझ में आ रहा है, वैसे सबसे आसान यही है, बट दिस वन फॉर टॉलनेस एंड दिस वन फॉर ड्वार्फनेस। और हम कह सकते हैं सर एक तो कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, ये तो क्लियर दिख रहा है कि अलग अलग है। हाँ, तो हम यही समझाना चाहते हैं कि 2 एलील्स हैं और दोनों अलग अलग हैं। अब दोनों अलग अलग हैं तो डिफरेंट हो गए और डिफरेंट हो गए तो हेटेरो हो गए। तो हेटेरोजाइगस मींस अगर इसके गैमीट को आप देखोगे तो यहाँ पे जो एलील्स, पेयर ऑफ एलील्स हैं वो डिफरेंट काइंड के हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस। एंड a zygote formed by 2 different alleles or gametes of a particular gene। आप भी देखो रिस्पॉन्सिबल तो हाइट के लिए ही है, तो क्लियर है। नाउ दिस टर्म वाज गिवन बाय बैटेसन। नेक्स्ट टर्म इज जीनोटाइप। जीनोटाइप मींस जीन, जो हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वो किस तरह का है। जैसे हम कहते हैं ना कि मान लो कि 3 इंडिविजुअल्स हैं, 3 हमने प्लांट लिया, एक का जेनेटिक मेकअप ए मिला, दूसरे का और तीसरे का। ये 3 प्लांट्स की हमने सैंपलिंग करी और 3 का जेनेटिक कॉम्बिनेशन देखो, जीन्स का कॉम्बिनेशन है ना, एलील्स का कॉम्बिनेशन है, जीन्स का कॉम्बिनेशन है। एक में दोनों के दोनों कैपिटल टी मिले, दूसरे में कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपने 3 प्लांट की सैंपलिंग करी, तीनों के तीनों प्लांट का जेनेटिक मेकअप क्या है, उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप कहोगे सर हमको एक
कैपिटल मतलब कैपिटल मतलब प्योर मिले, होमोजाइगस मिले। अच्छा, होमोजाइगस को प्योर भी बोलते हैं। एक हमको हेट्रोजाइगस मिला। अब ये टॉल के लिए ही होगा, अभी डोमिनेंट और रिसेसिव हम एक्सप्लेन करेंगे। ये भी टॉल के लिए और एक ड्वार्फ के लिए हुआ। तो आप कहोगे सर हमको एक प्योर टॉल मिला, एक मतलब होमोजाइगस टॉल मिला, एक हेट्रोजाइगस टॉल मिला और एक होमोजाइगस ड्वार्फ मिला। तो कैसे पता चला? आपने उसका जेनेटिक मेकअप देखा। तो सिंपली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोटाइप? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी एक इंडिविजुअल का आप उठा के उसका जेनेटिक मेकअप देख लो। जैसे हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है और उस सारे के सारे क्रोमोजोम का एक पैटर्न है, तो उसकी जब हम स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे ये जीनोटाइप है। ठीक है, इस टर्म को देने का जो क्रेडिट जाता है वो जॉनसन। तो नाम आपको याद रखना है। अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप फेनेटिक टर्म से बना है। फेनेटिक, फेनेटिक का मतलब होता है हमारा अपीयरेंस, हम कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आप हर जगह जीन की स्टडी नहीं कर सकते हो, तो आपसे अगर कहा जाए कि हमको बताओ कि क्या रेशियो आपने रिप्रोडक्ट वहां पे क्रॉसिंग करवाई, सेल्फिंग करवाई, क्या आपको रेशियो मिला, तो आप हर जगह तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देख नहीं सकते। कई बार हमको ऊपर ऊपर देख के बताना पड़ता है कि सर हमको 3 प्लांट लंबे मिले, एक छोटा सा मिला, 2 बड़े मिले, 2 छोटे मिले। तो ये हमने क्या किया, बस ऊपर ऊपर देख लिया। जैसे अगर हम बात करें, हम अपने बारे में बात करें, हम लंबे हैं, हम छोटे हैं, तो ये क्या है, हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस है। फेनेटिक का मतलब ही होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। इफ वी डिसाइड द रेशियो, अभी हम रेशियो को छोड़ देते हैं, आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिनोटाइप को समझ लेते हैं। दिस टर्म वाज आल्सो गिवन बाय जॉनसन एंड मार्फोलॉजिकल मींस एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है उसके बेसिस पे अगर हम किसी इंडिविजुअल का कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, देन इट विल कॉल्ड एज फिनोटाइप। और फिनोटाइप टर्म भी जॉनसन ने दिया था, जोहानसन। एंड नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस। अब बहुत ही आसान है, नाम बहुत लंबा चौड़ा है, कंफ्यूजिंग है, बट उससे परेशान नहीं होना है। हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस का मतलब होता है सुपीरियरिटी ओवर द पेरेंट्स। अब आप अगर थोड़ा सा देखते चलो तो हमारी जो आने वाली जनरेशन होती है वो हमेशा स्मार्ट होती है अपने पिछले जनरेशन से। ठीक है, चाहे वो लुक वाइज हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, वो एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा उसके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, यही तो सुपीरियरिटी है। अब इसको मैं आसानी से प्लांट के लैंग्वेज में समझा देता हूं। हमने एक प्लांट लिया जिसमें बार बार डिजीज हो रहा था पर उसके फ्रूट बहुत अच्छे थे। वहीं दूसरा एक प्लांट था जिसमें फ्रूट अच्छे नहीं आ रहे थे पर उसको कोई बीमारी नहीं हो रही थी। अब हमने क्या कराया कि हमने जीन को आइडेंटिफाई करा। ठीक है, जीन को आइडेंटिफाई करा और मान लो वो जीन क्या है, जेड है, जो कि डिजीज से बचा रहा है, और फ्रूट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो मान लो कि एक्स है। तो हमने क्या किया, इन दोनों एक्स और जेड को मिला के और यहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, नया कॉम्बिनेंट तैयार किया जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, तो हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस का मतलब होता है सुपीरियरिटी ओवर द पेरेंट्स। और क्यों आया, देखो ये क्या था, एक्स एक्स था और ये जेड जेड, हमने इसका एक्स और इसका जेड लेके मिलाया और एक्स जेड बनाया, तो ये हेटेरोजाइगस बना। दिस इज हेटेरोजाइगसिटी। मतलब इसका जो अब जाइगोट देखोगे तो उसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन दिखेगी। ये आगे वैसे भी हमको जब हम रिप्रोडक्शन चलेंगे तो वहां पे चीजें हमको डिस्कस करनी है। तो सिंपली ये कुछ टर्म्स थे जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश करी है आपको एक्सप्लेन कर दूं आसान लैंग्वेज में, एकदम बिल्कुल बहुत ज्यादा हाइप होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस स्टेप बाय स्टेप करते चलो। चैप्टर्स थोड़े से लंबे होने वाले हैं क्योंकि हमारे पास इसमें जो अगर देखा जाए हमारे पास जो चीजें हैं ना बहुत ज्यादा है। ये जो 2 चैप्टर्स हैं हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये अपने आप में अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर इसको आपने तैयार कर लिया तो ये आपके लिए फ्यूचर में वो डॉक्टर बनने की जो डॉक्टर बनने के लिए जो आप वहां पे मेहनत कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाने वाला है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत हिस्ट्री वगैरह देख लेते हैं मेंडल्स के, तो इसको आप फिलहाल नोट कर लो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डोमिनेंट एलील्स, रिसेसिव एलील्स, जीन्स एंड हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। सो लेट स्टार्ट विथ डोमिनेंट एलील्स। अब इसको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। 2 लोग हैं, एक दुबला पतला है और एक मोटा पहलवान है। ठीक है, दोनों में युद्ध करा दो। युद्ध कराने के बाद आप देखोगे कि जो दुबला पतला है उसकी चटनी बन चुकी है,
और वो मोटे पतले जो मोटा वाला है उसने दुबले पतले वाली की चटनी बना दी। ठीक है, आप अब उसको छोड़ो, फिर से एक दुबला पतला लाओ, फिर उसको युद्ध करा दो, फिर उसकी चटनी बन जाएगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो मोटा वाला है, जो पहलवान टाइप का है, वो क्या कर रहा है, आप उसको किसी के साथ भी युद्ध करा दो ना, वो उसको पटखनी दे देगा। डोमिनेंट एलील्स भी वही होते हैं। डोमिनेंट एलील्स आर दोज एलील्स व्हिच अपीयर्स ईच एंड एवरी जनरेशन आइदर इन होमोजाइगस कंडीशन और इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। मींस ये चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो, होमोजाइगस कंडीशन कहने का मतलब क्या है, दिस वन, या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन, सॉरी दिस वन, यही था ना अभी। तो चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, हर कंडीशन में वो खुद को अपीयर करेंगे ही करेंगे, खुद का वर्चस्व वहां पे साबित करेंगे, और दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डोमिनेंट एलील्स। ठीक है, तो एक्चुअली अब इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं आपको। जितने कैपिटल टर्म मिलेंगे वो डोमिनेंट होंगे, जितने रिसेसिव टर्म्स मिलेंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे जेनेटिक्स में। ठीक है, तो यहां पे देखो कैपिटल टी फॉर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ। तो अब यहाँ पे तो भाई दोनों क्या थे, कैपिटल थे, तो वर्चस्व साबित हो गया। लेकिन यहाँ पे वही से दुबला पतला वाला और ये मोटा वाला इनको पटखनी देगा और अपना वर्चस्व साबित कर लेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेंसी और डोमिनेंट एलील्स। नाउ कम टू रिसेसिव एलील्स। रिसेसिव एलील्स जो होते हैं ना, बेचारे होते हैं। ठीक है, ये क्या होगा कि हमेशा ही आपको नहीं दिखने वाले हैं, लेकिन जैसे इनके जैसा अब दुबला पतला है, कोई उसी के जैसा और एकदम मिर्कचा या फिर कहे दुबला पतला लेके आ जाओ, देखो तुरंत जीत जाएगा। फिर वो सुलह कर लेंगे। सब वो स्मार्ट होते हैं, सुलह कर लेंगे, चलो यार कोई बात नहीं, क्या करेंगे, युद्ध करके दोनों लोग को चोट लगेगी, बादाम फालतू का लगेगा, बैंडेज अलग से लगेगा, सुलह कर लेते हैं, काम करते हैं। नाउ दे डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ईच एंड एवरी जनरेशंस, ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन। मतलब अभी बिल्कुल जब अपने जैसे के साथ रहेंगे ना, देखो ये ड्वार्फ जो है ना, बौनापन, वो रिसेसिव एलील है। रिसेसिव एलील्स की वजह से वहां पे मिल रहा है। तो ये देखो, ए भी रिसेसिव, ए भी रिसेसिव, तब यहाँ पे हमको क्या कंडीशन मिल जाएगी, ड्वार्फ की। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिसेसिव एलील्स, दीज आर रिसेसिव एलील्स। फिर से बता दे रहा हूं, डोमिनेंट हर जनरेशन में आपको दिख जाएगा, कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिसेसिव सिर्फ तभी दिखेगा जब होमोजाइगस कंडीशन होगी, और ए हमेशा स्मॉल से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ कम टू जीन्स। एक लाइन में जीन्स को आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो यहाँ पे एक लाइन में बता दे रहा हूं कि एक, देखो ध्यान से समझो, एक न्यूक्लियर, एक सेल है, एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल के अंदर एक सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या है, क्रोमोजोम है। इस क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, अगर इसको देखोगे ध्यान से, तो इसके अंदर डीएनए होता है, और अब पूरा का पूरा डीएनए तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, उसका कुछ सेगमेंट, मान लो ए वाला पोर्शन जो है, ए वाला हमारा क्या है, काम का है, और इसकी वजह से टॉलनेस ड्वार्फनेस आ रही है, तो यही हमारा होगा जीन। तो देखो है बहुत छोटी सी चीज, एक सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, और उस डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जो कि फंक्शनल है, जो कि क्या कर रहा है, प्रोटीन्स वगैरह बना रहा है, उसे हम जीन बोलते हैं। सिंपल सी चीज है, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नाउ कम टू द हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा नहीं है कि पहले काम नहीं हुआ करते थे। जो हमारे सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उनसे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, बट उनका जो आप काम जब देखोगे तो ऐसा देखोगे कि वो लोग सिर्फ इसलिए काम करना चाहते थे क्योंकि उनको फेम चाहिए था, उनको नेम चाहिए था। बट ग्रेगर जॉन मेंडल के अंदर वो चीज थी। एक्चुअली इनके फादर क्या थे, एक फार्मर थे, और इन्होंने हिस्ट्री से और हिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स से, सॉरी हिस्ट्री एंड फिजिक्स से इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा था। ठीक है, उसके बाद ये वहां ऑस्ट्रिया शिफ्ट हुए, और वहां पे वो एक प्रीस्ट बन गए, मॉन्क बन गए, और वहां पे एक चर्च के अंदर काम करने लगे। अब चर्च के पीछे एक अच्छी खासी जगह थी, वहां पे उन्होंने क्या करा कि मटर के कुछ पौधे उगाए, 100, 200, 500 क्या करे प्लांट, वहां पाइसम सैटागन गार्डन पी प्लांट को उगाया, और वहां पे उन्होंने पूरा इवन 7 to 8 ईयर्स, यहाँ पे मैंने मेंशन करा है, 7 to 8 ईयर्स तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, उसके बाद रिजल्ट्स कंक्लूड किए।
अब आपको मतलब ये जान के हंसी भी आएगी कि इनको इनके मरने के आफ्टर 16 ईयर्स 34 ईयर्स तक बहुत ज़्यादा इनको क्रेडिट नहीं मिला। इनकी डेथ हुई है अबाउट 1884 में, और 1900 के आसपास इनके वर्क को रीडिस्कवर करा गया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट दिया जाता है, जो इनको क्रेडिट दिलाते हैं, उसमें 3 साइंटिस्ट का नाम आता है। कार्ल कोरेंस करके एक साइंटिस्ट है, उनका नाम आएगा, हम आगे उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक स्टैंडर्ड सेट किया, एक वो किसी भी चीज को देखने का एक व्यू बदला। इवन इनके बारे में आपको बता दूं कि ये फर्स्ट साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस करा था। और ये हमारे प्रीवियस नीट का क्वेश्चन भी है, द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस द मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो थे हमारे सर जीजे मेंडल। तो ये आपको याद रखना है। नाउ फादर ऑफ जेनेटिक्स सर ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जो अबाउट में है 1822, आप अपनी बुक से देख लोगे, वहां पे जो डेट है, अगर एग्जाम ये स्टैंडर्ड है, आप जब एग्जाम देने जाओगे बोर्ड एग्जाम, तो वहां पे अपना डेट अपने बुक का मेंशन करोगे। नाउ उन्होंने ये जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, वो फैक्टर्स वाला बात याद रखना, उसको इन्होंने नोटिस किया था, उस पर इन्होंने स्टडी करा था, और उन्होंने इसको स्टडी करके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। अब उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो टोटली फोकस था पाइसम सटाइवम पे। इसके अलावा उन्होंने मिराबिलिस जलापा पे भी काम किया था, इवन हनी बी पे काम किया था, और मेज प्लांट पे काम किया था। तो और भी प्लांट्स पे उन्होंने काम किए थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया था, बट उनका मेन टारगेट जो था पाइसम सटाइवम गार्डन पी प्लांट था। और वहां पे उन्होंने बहुत सारे इनब्रीडिंग मतलब सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किए, और तब जाके उन्होंने बहुत सारे रिजल्ट कंक्लूड किए। अब आपको बता दें कि अभी हम पढ़ेंगे कि इनका वर्क क्यों अननोटिस रहा, इनके सक्सेस के पीछे क्या क्या फैक्टर्स रहे, तो वो चीज हम देखने वाले हैं। नाउ इंपॉर्टेंट, ये कुछ नीचे मैंने चीजें दे रखी हुई हैं। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सबसे पहली बार जो पब्लिश हुआ, वो जो पेपर था नेचर ऑफ सेंडर वायरन, एक ये हमारा ऑस्ट्रियन पेपर है, वहां पे पब्लिश हुआ है। टाइटल जो था जनरल का वो क्या था, वर्ड्स उबर फ्लेजेन हाइब्रिडन, एक टाइटल दिया गया था। और जो जनरल पब्लिश किया गया वो वहां की एक लोकल सोसाइटी जो थी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो, NHSB, नाम याद रखना आप लोग, NHSB, जो वहां की लोकल सोसाइटी थी, उसको इन्होंने, अब उस समय सबसे बड़ी बात थी कि इतना ज्यादा 1800 के आसपास की हम बात कर रहे हैं, 1822 में, तो वहां पे इतने सारे हमारे पास वो यूट्यूब नहीं हुआ करता था कि हमने एक वीडियो डाली और पूरा का पूरा क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया, मतलब मिलियन ऑफ व्यूज आ गए। यहाँ हमारे यहाँ तो सोचो, मतलब उस समय टिकटॉक वगैरह नहीं था, ठीक है। तो इसलिए कोई भी काम अगर होता था तो उसको क्रेडिट मिलने में टाइम मिलता था, उसको पेपर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। तो हम लोग बात करेंगे आगे चल के। और ये जो इन्होंने जर्नल पब्लिश किया, उसका जो उन्होंने टाइटल दिया था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद नहीं रखना है, बस समझ लेना है, क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, समझ लेना है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो डोमिनेंट रिसेसिव पूरा एकदम अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बार बार आएगा, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, इस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो होप समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लो, इन दो चीजों को तो बिल्कुल फिट कर लो अपने दिमाग में, वो अपने मेमोरी में फीड कर लो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। जीन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री थोड़ा बहुत आप ध्यान दे लो क्या है। सो अभी आगे हम लोग अब देखने वाले हैं, उन्होंने वाई मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी। सो नोट करो। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। बहुत सारे प्लांट्स हैं भाई, आप अगर फ्लावरिंग प्लांट्स में ही जाओ तो इतने सारे प्लांट्स हैं कि अगर आप काउंटिंग करो तो सुबह से शाम हो जाएगी, ठीक। तो उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट करा, आखिर क्या उन्हें दिखा। अब जाहिर सी बात है कि आप कोई भी काम करते हो, आपने बायोलॉजी ही ली होगी तो कुछ तो सोचा होगा ना कि पैसे कमाने, हॉस्पिटल बनाने हैं, हाँ, लोगों की सेवा करनी है। ऐसे तो है नहीं कि रात में सपना आया और सुबह चल दिया डॉक्टर बनने, कुछ सोचा होगा, कुछ प्लानिंग करी होगी, तभी तो आपने बायोलॉजी सेलेक्ट करी। तो वैसे ही मेंडल ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट उन्होंने राजमा पे किया,
मेज पे समवॉट किया, उसके अलावा हनी बी पे किया, फर्दर उन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया। उसके कुछ रीजंस थे और वो कॉमन से रीजन है। अगर आप भी कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही करोगे। फर्दर आप चल बड़े हो गए, डॉक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, तो आप काम करने जाओगे तो आप सोचोगे कि लेस एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट हमको मिले, मतलब मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडल साइंटिस्ट, कि हमको लेस एफर्ट में मैक्सिमम हमको आउटपुट मिल जाए। तो पहला जो रीजन था उनका कि उन्होंने जो पी प्लांट को सेलेक्ट करा, सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि एक एनुअल प्लांट है। एनुअल का मतलब है कि ये हर साल हम लगाते रहते हैं। उसके अलावा इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, 2 से 3 महीने में तैयार, बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत आपको नहीं है। आप अगर ह्यूमन पे करोगे ना 2-3 जनरेशन में आपका खुद जनरेशन खत्म हो जाएगा। तो दैट्स वाई आप ऐसी चीजों को लेते हो जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा जनरेशन की स्टडी कर सको। अभी अगर हम बात करें तो अभी मैंने जस्ट इसके पहले बताया था कि और भी साइंटिस्ट ने काम किया था। मेनी ऑफ द साइंटिस्ट वर्क ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैव वर्कड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ओनली दिस कॉन्सेप्ट, बट दे फेल्ड। उसका रीजन क्या था कि उन्होंने इन सब चीजों को ध्यान नहीं रखा। अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि क्यों इतना ज्यादा लेट से ही, देर से ही पर मेंडल के एक्सपेरिमेंट को क्रेडिट दिया गया, क्या रीजन है। दूसरा है सेवरल सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, वी हैव सेवरल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इवन they took 7 pair of contrasting characters regarding height, regarding seed shape, regarding seed color, regarding cotyledon shape, cotyledon color, flower position, etc. मतलब उन्होंने हर एक कैरेक्टर को देखा, उसके बाद जाके उन्होंने उसको सेलेक्ट किया। इवन पी एक ऐसा प्लांट है जहां आप सेल्फ पॉलिनेशन भी, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या करना होता है आपको मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं। आप लोगों ने 10th में पढ़ा ही होगा। एक ये फ्लावर है, उसका स्टिग्मा है, बगल में एंथर है। एंथर से हम क्या करते हैं, इसको एक प्लास्टिक के अंदर कवर कर देंगे, तो यहां से एंथर, इसी का एंथर से पॉलन निकलेगा, यहां से पॉलन गया ना, इसके स्टिग्मा पे जाके डेहिस होगा, गिरेगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। क्रॉस भी हो सकता है। हमने क्या किया भाई, हमने क्रॉस पॉलिनेशन में क्या करना है, ये पॉलीथीन हम हटा दें, फिलहाल तो पॉलीथीन है नहीं, फिर भी हटा देते हैं। स्टिग्मा है, इसका ये एंथर दिखा, एंथर को हमने सीजर से गायब कर दिया। अभी जब सीजर से गायब कर दिया तो अब जायज सी बात है, यहां पे एक दूसरा फ्लावर था, उसका ये एंथर यहां से पॉलिन ट्रांसफर होगा, तो दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी वहां पे करा सकते हैं, हमारे मूड के ऊपर है कि हमको क्या चाहिए। ठीक है, नाउ अब आपने देखा होगा कि हमने एक सीड लगाया गार्डन पी प्लांट जो है, और नंबर ऑफ सीड्स हमको मिल सकते हैं। मीन्स मोर सीड्स कैन बी ऑब्टेन इन लेस एफर्ट्स। हम थोड़ा बहुत एफर्ट हमने लगाया और बहुत सारे सीड्स हमको मिल गए। लेस स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, अब छोटा सा स्पेस आपको मिल जाए, आपने 100 प्लांट्स भी लगा लिए तो आपको नंबर ऑफ सीड्स मिल जाएंगे। इवन 100 प्लांट्स में मिनिमम आपको तो 1000 प्लस ही सीड्स मिलने वाले हैं, तो बहुत अच्छा खासा आप चाहो तो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेस मनी। अब 100 सीड्स खरीदने के लिए पूरा आपको जरूरी नहीं है कि 2 BHK फ्लैट बेचना पड़े, थोड़ा बहुत भी पैसा लगेगा तो काम चल सकता है। लेस टाइम रिक्वायर्ड। अब 2 से 3 महीने में एक जनरेशन की स्टडी आपने कर ली, 1 साल में एक स्टडी करी, इवन आप 10 साल भी काम करोगे तो 7-8 जनरेशन स्टडी कर सकते हो, खूब आराम से कर सकते हो। तो 10 साल के अंदर आप एक रिजल्ट कंक्लूड कर लोगे। ठीक है, तो यही कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। अब आपको लगेगा ये तो बहुत आसान टॉपिक है, हमने समझ लिया, हमने तो हम कर भी लेते, तो ये इतना ही आसान टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। मैंने अभी बताया कि इवन 1900 में पहली बार मेंडल के वर्क को थोड़ा सा हाइप मिला, थोड़ा सा वहां पे क्रेडिट मिला, और उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था, ये 3 साइंटिस्ट ने उनके वर्क को रिडिस्कवर करा, उनके वर्क को उन्होंने वहां पे बताया कि उन्होंने क्या वहां पे क्या क्या काम किया है। इवन इनके खुद के गुरु ने इनके काम को ना बोल दिया था। आपको बता दे, मेंडल के जो गुरु थे
उन्होंने कहा था कि अरे ये तो फालतू, इसको लेके जाओ, तुम क्या कर दिए, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स वाला झमेला इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। नाउ कम टू कार्ल कोरेंस, इन्होंने जियामेज यानी मेज प्लांट पे पहली बार एक्सपेरिमेंट करा, और उनके 2 लॉ, मेंडल के मेनली वैसे 3 लॉ आपको मैं बताऊंगा, पर आगे चलोगे तो 2 ही लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को इन्होंने मॉडिफाई करा था, और एक इनको सपोर्ट दिया, इनके वर्क को सपोर्ट दिया। सबसे जरूरी चीज होता है ना, एज अ साइंटिस्ट, एज अ बायोलॉजिस्ट अगर आप काम करते हो, एज किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप काम करते हो, तो आपको सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वो सपोर्ट तभी मिलेगा जब आपके ग्रुप के लोग आपके वर्क को अप्रिसिएट करें। तो इन्होंने उनके वर्क को आफ्टर 34 ईयर्स तक इनको सपोर्ट मिलता रहा। 14 ईयर्स के बाद 34 ईयर्स तक इनको सपोर्ट मिलता रहा, उसके बाद जाके मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। नेक्स्ट वन ह्यूगो डिराइस, इन्होंने इवनिंग प्राइमरोज एक फ्लावर है, उस पर इन्होंने क्या किया था, वर्क करके इनके लॉज को सपोर्ट किया। और एक साइंटिस्ट हमारे वॉन से सेरमैक, इन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे वर्क करके इनके जो 2 लॉज थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको सपोर्ट दिया, और उन्होंने बताया कि नहीं, जो सर मेंडल ने जो काम किया था वाकई में वो बहुत बड़ा काम है। और वहां से फिर मेंडल्स लॉ का एक नया दौर शुरू हुआ, एक नया वहां पे अप्रिसिएशन उनको मिला। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, होप आपको समझ में आया होगा। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, तो वहां पे हम वाई मेंडल्स वर्क रिमेन अननोटिस्ड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सक्सेस ऑफ मेंडल्स वर्क, ये सारी चीजों को मेंशन करने वाले हैं। वहीं पे हम लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस मेंशन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। होप आपको ये चीजें समझ में आई हैं, आप इसको नोट करते चलिए, आपकी नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।